चलिए, सबसे पहले आप लोग को जय हिंद और हिंदुस्तान जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आपको आज बता दें कि ये प्रश्न का जो डिस्कशन है वो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है। और इसमें जीएस जो 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, विशेषकर साइंस का प्रश्न रहता है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, मैथ और थोड़ा सा रीजनिंग, इंक्लूडिंग टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं। और इसका साइंस का डिस्कशन हम लोग देखते हैं। और आप क्वेश्चन संख्या दिया गया है 17। अब एक एक प्रश्न का बेहतरीन तरीके से आपका डिस्कशन किया जाएगा। तो देखिए, दिया गया है कि दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन किसकी एक अनूठी विशेषता है। देखिए जी, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जिसमें मेल फीमेल की भूमिका होती है। यानी मेल फीमेल का मतलब होता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म को हम आवृत बीजी कहते हैं, आवृत बीजी कहा जाता है। इसमें नर और मादा होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पुष्प जो होता है इसमें एक नर भाग होता है, मेल पार्ट होता है, और एक फीमेल पार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि ये इसका मादा भाग है, ठीक है, और ये इसका नर भाग है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एंथर कहते हैं। यानी आप याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं पराग कोश। क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं, ठीक है। और इसी पराग कोश में किसका निर्माण होता है? पराग कण का होता है, पराग कण का निर्माण होता है। और आप याद रखिएगा कि यहाँ पर तो पराग कण का निर्माण होता है क्योंकि ये पराग कोश है, ये नर भाग है। जबकि आप याद रखिएगा, दोहरा का मतलब होता है कि यहाँ पर एक क्रिया होता है जिसका नाम है पोलिनेशन। और पोलिनेशन का मतलब होता है परागन। जबकि निषेचन की क्रिया आप याद रखिएगा, निषेचन की क्रिया ये होता है कहाँ? ये होता है अंडाशय में। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि बताओ भैया अंडाशय में कौन सी क्रिया होता है, तो आप याद रखिएगा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडाशय में होता है, ठीक है। जबकि पोलिनेशन परागन की क्रिया, परागन की क्रिया आप याद रखिएगा ये होता है कहाँ? ये होता है अस्टिग्मा में। कहाँ होता है? अस्टिग्मा में होता है। तो आप याद रखिएगा पोलिनेशन की क्रिया कहाँ होता है? अस्टिग्मा में। जबकि निषेचन की क्रिया होता है कहाँ? अंडाशय में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें फीमेल पार्ट 3 भागों में बटा होता है। ऊपर वाला भाग अस्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है। बीच वाला भाग जो होता है उसको हम अस्टाइल कहते हैं। अस्टाइल का मतलब होता है जिसको हम वर्तिका कहते हैं। ऊपर वाला भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम अंडाशय या ओवरी कहते हैं। मतलब फीमेल पार्ट जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है, जबकि नर पार्ट जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है। एक को परागकोश कहते हैं और एक नीचे वाला जो ये है इसको हम फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। तो इस तरह से आंसर जो आपका होगा सी नंबर एंजियोस्पर्म होगा। जबकि शैवाल भी आप याद रखिएगा ये भी एक निम्न स्तर का प्लांट ही है, याद रखिएगा। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है? यस, शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है क्योंकि शैवाल के अंदर भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं और शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना होता है। जबकि ब्रायोफाइट्स आप याद रखिएगा, ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और ब्रायोफाइटा में 2 पौधा आप जरूर याद रखिएगा, एक मॉस का पौधा और एक लीवरवर्ट्स,
और एक मॉस। अगर आपसे कोई प्रश्न कर दे कि मॉस और लीवरबर्ड्स किस में आता है, ब्रायोफाइटा में आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सब अगर हम पादप जगत को, प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं तो 5 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? तो आपको पता होना चाहिए। एक होता है थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा। दूसरे नंबर में होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तीसरे नंबर में होता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और अगर आपसे कोई पूछे कि उसके बाद क्या होता है, तो हमेशा आप याद रखिएगा उसके बाद होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म होता है। उसके बाद होता है आपका 5वां एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यानी हम कह सकते हैं कि पादप जगत को हम टोटल 5 भागों में बांटते हैं, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और सबसे अगर कोई डेवलप वर्ग है तो वो एंजियोस्पर्म है। डेवलप मैंने क्यों कहा? क्योंकि एंजियोस्पर्म में जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फूल होता है, फल होता है और बीज होता है। तो सबसे अगर कोई विकसित वर्ग है तो वो आपका है एंजियोस्पर्म। और सबसे कम विकसित अगर कोई वर्ग है तो है थाइलोफाइटा। तो प्लांट किंगडम को हमने कितने भाग में बांटा? 5 भागों में बांटा। कौन कौन? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, यानी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। और यहां जो है ये यहां, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए देखिए, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो देखिए ये सिगरेट का लाइटर है ना, इसमें देखिए पानी जैसा रहता है। अब देखिए इसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? देखिए हम लोग माचिस ये जलाते हैं ना, पंखा थोड़ा सा बंद करिएगा, बंद कीजिए। देखिए हाँ, इसमें ऐसे करते हैं तो इसमें आग नहीं आ रहा है अभी। तो आप याद रखिएगा इसमें कौन सा गैस युक्त होता है? तो आप याद रखिएगा दिया गया है इथेन, दिया गया। हाँ यहाँ देखिए सिगरेट लाइटर यहाँ पर भी है, ओरिजिनल में भी है, इथेन, प्रोपेन, मीथेन। याद रखिएगा यहाँ पर जो यूज होता है वो आपका होता है ब्यूटेन। कौन यूज होता है? ब्यूटेन गैस यूज होता है। तो आप याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है? जबकि आप याद रखिएगा मीथेन है, प्रोपेन, इथेन है, ये सबका भी अपना अपना महत्व है। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि बायोगैस, बायोगैस में जो होता है, बायोगैस में किसकी मात्रा सबसे अधिक होता है? तो मीथेन गैस का। मीथेन गैस जो होता है एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, ठीक है? और ये प्रायः धान के खेत, दलदल मृदा, यहां पर ये पाया जाता है। कौन? मीथेन पाया जाता है। तो आप क्या करेंगे? सिगरेट में कौन सा गैस? तो आप याद रखिएगा ब्यूटेन। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है? इसलिए आंसर क्या करेंगे आप लोग? ब्यूटेन आंसर कर लेंगे, ठीक है? इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या दिया गया है, देखिए, हाँ, बैगनी किस रंग का प्रकाश परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकाश परिकीर्णन की अगर हम बात करें तो हमेशा आप याद रखिएगा यहाँ जो दिया गया है लगता है कोई फल उल है, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बैगनी। जैसे आप देखते होंगे कि ब्रिंजल, बैगन का भी कलर इसी तरह का है, जामुन का कलर इस तरह का होता है। तो परिकीर्णन सबसे अधिक बैगनी का। और अगर पूछे कि सबसे कम किसका होता है? सबसे कम परिकीर्णन होता है लाल का। किसका होता है? लाल का। इसीलिए आप याद रखिएगा इसका यूज जो होता है वो रेलवे सिग्नल में होता है, ठीक है? अब देखिए तरंग धैर्य अगर पूछा जाएगा, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य
सबसे अधिक किसका, सबसे अधिक किसका, तो आप याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जो होता है लाल का होता है। जबकि अगर पूछे कि बताओ भैया तरंग दैर्घ्य जो है ये सबसे कम किसका होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे, हाँ सबसे अधिक सबसे कम किसका होता है, तो आप याद रखिएगा बैगनी का। किसका होता है, बैगनी का। अगर पूछे वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक किसका होता है, सबसे अधिक किसका होता है, तो आप याद रखिएगा ये भी होता है बैगनी का। और वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण सबसे कम किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, तो आप याद रखिएगा वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक बैगनी, सबसे कम लाल का होता है। तो आप इन चीजों को भी आप याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है, तो आंसर क्या करेंगे, सी कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे अधिक कौन सा रंग, यानी सबसे अधिक कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो आप याद रखिएगा लाल में। किसमें, लाल में। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दिया गया है, हाँ इसका दाब बढ़ने पर क्वथनांक का प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। जल्दी से आप लोग बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग कि क्या होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दाब, पहले आप ये समझिएगा कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल होता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, यहां पर जो आंसर होगा वो होगा क्वथनांक बढ़ने पर। ठीक है, दाब बढ़ने पर क्वथनांक का प्रभाव क्या होता है, क्वथनांक का प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर इंक्रीजमेंट किए हुए है, बढ़ा हुआ है, इसलिए आंसर आप याद रखिएगा, आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, इस चीजों को आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब देखना है आपको शुष्क सेल। शुष्क सेल किसको कहते हैं, शुष्क सेल में कैथोड, पहले तो ये समझना है कि शुष्क सेल का उपयोग जो रेडियो होता था उसके बाजा में किया जाता था। तो शुष्क सेल में कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कार्बन का, जस्ता का, तांबा का, किसका, ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन जो दिया गया है कार्बन, जस्ता, तांबा, ऑप्शन जल्दी से आप लोग बताएंगे। पानी पीने वाला है क्या, कल का लेके आइए। चलिए तो आप याद रखिएगा बैटरी का जो होता है, आप देखे होंगे निप्पो वगैरह बैटरी इस तरह का होता था और इसमें एक छड़ यूज होता था। तो वो छड़ का इस्तेमाल किस रूप में होता है, कार्बन के रूप में होता है, याद रखिएगा। जबकि जस्ता और तांबा ये भी दोनों तत्व है, याद रखिएगा। एक का परमाणु संख्या 30 होता है तो एक का परमाणु संख्या 29 होता है। ये पहले आपको पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या पहले पता होना चाहिए कि जस्ता का क्या होता है, तांबा का क्या होता है। ठीक है, तांबा का उपयोग ज्यादातर हम लोग किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक सामान, इलेक्ट्रिक 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 सामान बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा। तो प्रायः इस चीज को दिमाग में रखना है आपको कि जो तांबा होता है, जस्ता होता है, इसकी भी उपयोगिता होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला, सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला कोई अगर तत्व है तो वो है आपका कार्बन। क्या है, कार्बन। सबसे ज्यादा यौगिक किसके द्वारा बनाया जाता है, कार्बन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है साबुन का सूत्र क्या होता है। साबुन की प्रकृति तो सबसे पहले याद रखना है,
साबुन की प्रकृति सबसे पहले क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि इसमें सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडा का। तो दिया गया है साबुन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि कुछ प्रश्न क्या होता है ना कि कुछ प्रश्न जो होता है वो आप याद कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन दिया गया है। 3 ऑप्शन में प्रायः आपको यहाँ दिमाग में रखना है कि इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, दिया गया है ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर दिया गया। आप जैसे कोई ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ग्लूकोज है या शुगर है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर प्रायः प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका C17H35COO, क्योंकि सोडियम है और सोडियम के कारण ही इसकी प्रकृति कैसा होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया गया है BMD परीक्षण किसके पहचान के लिए किया जाता है? किसके पहचान के लिए किया जाता है? तो एक बीमारी है हड्डी से संबंधित है, उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखिएगा ऑस्टियोपोरोसिस, ये दिमाग में रखना है आपको। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ठीक है, और ये होता है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, लेकिन होता है प्रोटोजोआ से। डेंगू वायरस से होता है, वायरस से होता है। ये होता है एडिज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से। डेंगू में आप याद रखिएगा प्लेटलेट्स का मात्रा बढ़ जाता है। डाल दीजिए, प्लेटलेट्स का मात्रा क्या होता है? प्लेटलेट्स का मात्रा डेंगू में क्या होता है? घट जाता है। ये दिमाग में रखिएगा। जबकि डेंगू होने का मेन कारण है वायरस। क्या है? वायरस। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। तो इस तरह से यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या दिया गया है, चलिए। हाँ, केचुआ, केचुआ जो होता है सर, इसको अर्थ बॉम्ब कहते हैं। केचुआ में कितने जोड़े हृदय होते हैं? 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, कितने जोड़ा? ये दिमाग में आपको रखना है। तो केचुआ ये हालांकि मानव हृदय है, मानव हृदय में 5 जोड़ा, मानव हृदय में अगर बोले मानव हृदय में 5 जोड़ा नहीं, हार्ट चैम्बर 4 होता है हार्ट एक ही, लेकिन केचुआ में ये होता है टोटल 5 जोड़ा हार्ट होता है। मानव में हार्ट की संख्या 1, चैम्बर की संख्या 4, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है। तो इस तरह से इस चीज को आप याद रखिएगा। केचुआ एनेलिडा संघ में आता है, एनेलिडा संघ में आता है। केचुआ यूरिया का त्याग करता है, याद रखिएगा केचुआ यूरिया का त्याग करता है। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, किसान का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट द्वारा यूरिया का निर्माण करते हैं। ये आता है किसमें? एनेलिडा संघ में आता है। इसलिए आप याद रखिएगा आंसर सी होगा। मानव में आप याद रखिएगा अपर साइड में 2 आलिंद होता है, जिसे राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं, और नीचे 2 निलय होता है, इसे हम राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हार्ट चैम्बर पूछे कि सबसे ज्यादा हार्ट चैम्बर किसमें होता है, तो आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा हार्ट चैम्बर होता है 13
वो होता है आपका कॉकरोच में, जिसको हम कहते हैं तिलचट्टा। तिलचट्टा में हार्ट चैम्बर की संख्या कितना होता है? 13 होता है। तो इस तरह से इन चीजों को आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया गया है करंट से, क्योंकि आपको सिलेबस पहले समझना है, ठीक है। लगभग सिलेबस जो 40 प्रश्न के रहते हैं उसमें जो भी विद्यार्थी पेपर दिया होगा वो जरूर उसको पता होगा। इसमें इतिहास के प्रश्न होते हैं, ज्योग्राफी के प्रश्न होते हैं, साइंस में 8 से 10, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये रहता है, और फिर वहां लगभग 8 से 10 प्रश्न जो रहते हैं, ठीक है, वो आपका रहता है करंट से रहता है, इतिहास से रहता है, थोड़ा मैथ से रहता है, एक दो रीजनिंग से रहता है। तो इंक्लूडिंग यही आपका सिलेबस है। और 40 नंबर को सिलेबस को अगर आप सही से ध्यान में से पढ़ेंगे तो आपका 100% है कि 40 में कम से कम 30-32 तक आप ला सकते हैं, और जिससे आपका सफलता सुनिश्चित हो सकता है। तो अब जल्दी से बताइएगा, 1 जनवरी ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स का जो अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है, दिया गया है कि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल हुआ है। तो आप याद रखिएगा, इसमें मिस्र हुआ है, इथोपिया हुआ है, ईरान हुआ है, सऊदी अरब हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात हुआ है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन याद रखिएगा वर्ष 2009 में रशिया के एकाटेरिन वर्ग में हुआ था। रशिया के एकाटेरिन वर्ग में हुआ था। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ब्रिक्स में भारत भी सदस्य है, और आप पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा, हाँ, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक्स, BRICS। सॉरी, याद रखना है यहाँ पे, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। BRICS, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से आपका साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, इस चीज को आप याद रखिएगा। जो नए सदस्य है मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। शंघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य है, ठीक है, क्योंकि संभवतः ऐसा होता है कि जिस संगठन में चीन रहता है वहां पर पाकिस्तान को लाने की संभावना 100% रहता है, ठीक है। तो इसलिए दिमाग में रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, हाल ही में भारतीय सेना पर्वत प्रहार, क्योंकि आप याद रखिएगा भारतीय सेना का सबसे बड़ा अभ्यास है, भारतीय सेना का सबसे बड़ा अभ्यास है, तो ये कहां हुआ है? तो आप याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुआ है। कहां हुआ है? लद्दाख में हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तान के आसपास और चीन के आसपास का एरिया है। इसलिए जो है भारत अपना सैन्य शक्ति को दिखाने का उद्देश्य भी है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो इसलिए आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। और देखिए यही अभ्यास है, और ये अभ्यास का आयोजन किया गया है, चलिए, भारतीय सेना के द्वारा। अब बात करेंगे हम लोग, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, आपको पता होना चाहिए, पिछले ओलंपिक में हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं, ठीक है, पिछले ओलंपिक में आपको पता होना चाहिए, जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, जबकि पेरिस ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है। कंडीशन इतना ही था कि पिछला में पाकिस्तान रजत पदक जीता था, और इस बार भाला फेंक में पाकिस्तान जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, दिया गया है 7 अगस्त, 4 अगस्त, 6 अगस्त, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है।
कि ये दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को, 4 अगस्त को, 6 अगस्त को। ठीक है, तो यहां पर देखना है आप लोग को कि कब हम लोग मनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 7 अगस्त। कितने अगस्त को? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि करंट में क्या है ना, करंट में अब बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बांग्लादेश वर्ष 1971 में आजाद हुआ था, क्योंकि पहले पाकिस्तान इंक्लूड था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया, और उस समय जो है बांग्लादेश के निर्माण में, बांग्लादेश के स्वतंत्रता में शेख हसीना के पिताजी, जिनका नाम था मुजरिबुल रहमान, उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि अभी जो बने हैं उनका नाम है मोहम्मद यूनिस साहब। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत आसान प्रश्न था। और हालांकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी 2-4 प्रश्न आसान भी दे देते हैं। ठीक है, और कभी कभी आसान प्रश्न ही क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। चलिए, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। ठीक है, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है? तो आप याद रखिएगा, इनका संबंध है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किससे है? शास्त्रीय नृत्य से। आप याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे हमारे देश में जैसे कथक है, या मोहिनीअट्टम है, या भरतनाट्यम है, उनसे संबंधित कई नृत्यांगनाएं हुई हैं। याद रखिएगा, जैसे बिरजू महाराज का आपने नाम सुना होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं ग्लोबल एग्रीकल्चर। ग्लोबल एग्रीकल्चर मतलब खाद्यान्न, हाँ, एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? कौन सा रैंक है भारत का? ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भारत खाद्यान्न में आप याद रखिएगा पहले स्थान पर चाइना है, याद रखिएगा। जबकि भारत को जो रैंक मिला है वो आप याद रखिएगा, वो आपका है 8वां। कौमा है? 8वां रैंक है, याद रखिएगा। तो रैंक के आधार पर भारत को 8वां रैंक मिला है। ठीक है, किस आधार पर? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो शब्द हैं, आयात और निर्यात। तो उसमें इसका रैंक जो मिला है वो मिला है आपका 8वां, कौमा 8वां। ठीक है, इस तरह से इन चीजों को भी आपको याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी नंबर 8वां, यानी 30 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में समिति मंजूरी नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बहुत अच्छा नाम दिया गया है, फिगर भी दिया गया आप लोग को। ठीक है, शेफाली शरण है, जयश्री दास वर्मा है, विल्किंस मोर है। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कौन नहीं है? यहाँ पर नाम दिया गया है और यहाँ पर आपका फोटो भी दिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे पेरिस ओलंपिक, ठीक है, 2024 आप याद रखिएगा। पहला स्थान यूएसए, ये सब मोटा मोटी याद रखिएगा। दूसरा स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर कौन था? चीन था। भारत इस बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं लिया था, भारत इस बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं लिया था। इसलिए आप याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा बिल्किंस। ये जो पिक दिख रहा है ये संबंध है आपका बिल्किंस मूर। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर, हाँ, हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका वी राजीव, मनीष एस रमन, चांदनी गौतम, कौन बनी है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यहां पर जो दिया गया है
अनामिका वी राजीव, उसके बाद मनीष एस रमन, चांदनी के गौतम। तो ये जो महिला हैं इनका नाम है अनामिका, याद रखिएगा, अनामिका बी राजीव। क्या नाम है? अनामिका बी राजीव है। तो इस तरह से इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहां पर कभी कभी जो है पूछ देता है कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, नौसेना दिवस कब मनाते हैं, स्थल सेना दिवस कब मनाते हैं, ये दिवस से रिलेटेड है। और कभी कभी उसके वायुसेना चीफ या नौसेना चीफ या स्थल सेना चीफ का नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा अनामिका बी राजीव, अनामिका बी राजीव, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका हो जाएगा हाँ। तो इस तरह से आंसर आपका हो गया बी। और अब हम लोग जो है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुखातिब होंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है, वो आपको बता दिया गया है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।